Assalamu alaikum, everybody. We are live on YouTube for the first time with Miss Baneen. Thank you so much, Baneen, for joining us. वालेकुम And सलाम ज़मीर हसन, थैंक यू फॉर कैसी हैं इनवाइटिंग आप मी। Baneen? ठीक ठीक मैं ठीक ठीक ठाक हूँ, हैं आप आप? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त. So before we proceed, वो तमाम लोग जो कि हमें नहीं जानते या Baneen को नहीं जानते, उनके लिए I just like to introduce Baneen first. Baneen is a writer. She's a journalist associated to national and international media. She's assistant professor at Foundation University and teaching creative arts and media. And she's also a PhD scholar. Or we are very thankful to you, Baneen, for joining us on the topic today, which is the role of media in Pakistan right now. We will talk both about सोशल मीडिया एंड आर मेन स्ट्रीम मीडिया, हम दोनों के बारे में बात करेंगे. तो उमुल बनीन, आप माशाल्लाह से जो हैं बहुत अरसे से टीचिंग प्रोफेशन से एसोसिएटेड हैं. इसके अलावा आपका मीडिया में एज ए जर्नलिस्ट एक बहुत वसी एक्सपीरियंस है. तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आप इस पूरे सिलसिले को कैसे देखती हैं और पूरे जो मीडिया का रोल है पाकिस्तान में उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए. थोड़ा सा आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो क्वेश्चन आपने किया है इसकी आज के दौर में बहुत अहमियत है। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए मीडिया के स्टूडेंट्स को, पॉपुलेशन को, जो पब्लिक है, मैस ऑडियंस है हमारी, इंटरनेशनल ऑडियंस है, और जो जर्नलिस्ट होगा उसको, कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म है उसके जो रोल्स हम स्टडी करते हैं उनके मुताबिक, उनके एथिक्स के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया कितना रोल अदा कर रहा है और उस रोल को कैसे चेक और रेगुलेट किया जाता है। ये आपके क्वेश्चन की कुछ ऐसी सब चेन्स हैं जिनको जो स्कॉलर्स हैं और जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रोफेशनल लेवल पे अगर डिस्कस नहीं करते तो जो कंटेंट है मीडिया का उससे हम डिट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रोल ऑफ मीडिया है वो डिस्टर्ब होता है। यानी एंगलिंग हम किसी भी खबर की या किसी भी कंटेंट की उसके मकसद के मुताबिक नहीं कर पाते। अगर या तो वो एजेंडा होता है या वो किसी पॉलिसी के तहत होता है या कोई कैंपेन होती है, तो वो इफ़ेक्ट करती है मीडिया के एक्चुअल रोल को। अब ये हमने डिसाइड करना होता है किसी भी कंट्री के अंदर कि किसी भी कंट्री का मीडिया कौन सी बॉडीज़ के कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो 2000 से है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत ज़्यादा बूम मिला। उसके बाद अब 2020 में जो पेंडेमिक की वजह से सोशल मीडिया को बूम मिल रहा है, बिकॉज़ जब भी मीडिया के अंदर जर्नलिस्ट काम करते हैं या कोई भी डिज़ास्टर आता है तो हम मीडिया के रोल को हम ज़्यादा एनालिटिकली डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि रूटीन में तो थिंग्स आर डिफरेंट, बट इंफॉर्मेशन को उस एंगल के मुताबिक पहुंचाना ऑडियंस पे, और फिर ये म्यूचुअल है कि मैस ऑडियंस उस कल्चर की या उस कंट्री की कैसे वो परसीव करती है, और फिर इंटरनेशनल मीडिया आपकी कंट्री के मीडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे परसीव करता है। तो जो रोल्स हैं, मैं नहीं समझती कि करंटली पाकिस्तानी मीडिया स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म को फॉलो कर रहा है एथिकली। अभी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन ये बहुत खुश आइंद बात है कि पाकिस्तानी जो यंग जर्नलिस्ट हैं, मैं अपने आप को ये नहीं कहती कि मैंने बहुत वसी तजर्बा हासिल कर लिया है, अभी मैं सीख रही हूँ। जो मेरे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि जो प्रोफेशनलिज्म है हमारी मीडिया के अंदर जो लैक कर रहा है, पहले तो रूट कॉजेज़ को हम डिफ़ाइन कर लें कि कहाँ कहाँ पे रोल ऑफ सोशल मीडिया जो है वो हर्ट हो रहा है, और कहाँ कहाँ पे पॉलिसी मेकर्स या किसी भी एजेंडा के थ्रू जो कंटेंट बनता है उनको नॉन प्रोफेशनलिज्म भी फेस करना पड़ता है जर्नलिस्ट को। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं है कि हर जर्नलिस्ट कर सकता है, वो कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है। वहाँ पे बैलेंस का मसला है, वहाँ पे फैक्ट चेकिंग का मसला है, वहाँ पे ऑथेंटिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे हमारे सोर्सेज, इक्विपमेंट्स और बहुत सारे, एज ए जर्नलिस्ट मैं बात कर रही हूँ कि मसाइल ऐसे हैं कि जहाँ पे पैमरा या रेगुलेटरी बॉडी या सोशल मीडिया का, अब आपको पता होगा कि 2020 में एक्ट भी साइन हुआ है, तो बिल्कुल. उसके मुताबिक अगर हम चलें और उसको फॉलो भी करें, फॉलो करने के बाद मॉनिटर भी करें और उसके सर्वेज हों, जो हम पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको ये टास्क दिया जाए कि वो करंट स्टडी और करंट रोल ऑफ जो मीडिया है इन डिफरेंट सिचुएशन, वॉर में, इलेक्शन कैंपेन में,
क्राइसिस में, हेल्थ क्राइसिस डिफरेंट आ जाते हैं। पेंडेमिक तो बहुत बड़ा एक क्राइसिस आ गया, इसके अंदर भी इकोनॉमिकली या ग्लोबलाइजेशन के या इंटरनेशनल कैनवस पे जो प्रॉब्लम्स आ गए, इंडिविजुअल लेवल से लेके सोशल और कल्चरल जो वेरिएशंस हुई, उसने सारे डायनामिक को चेंज कर दिया है ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मीडिया इज़ अ पिलर, सो मीडिया ने तो इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मीडिया के भी डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर एक्ट्स को जब डिफाइन कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट भी कराया जाए। अभी तक तो हम में बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ रेटिंग की वजह से, कभी पॉलिसी की वजह से हम कैसी कैसी खबरें देते हैं। कुछ हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे उनकी एग्जांपल्स। बिल्कुल। तो मेरे मुताबिक जो है अभी बहुत कमियां हैं। नाइस। अच्छा, आप टीचर भी हैं, तो इस सिलसिले में मैं आपसे पूछूंगा, ये जो जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, शुरू में हमने देखा एकदम से लॉकडाउन हो गया और जी। सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको बंद कर दिया गया। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा ख्याल से पेंडेमिक के बाद दुनिया थोड़ा सा चेंज होने जा रही है। और आपका टीचिंग प्रोफेशन जो है उसके अंदर आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और किस तरह से आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज। बीइंग अ टीचर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि आईआर भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो जब पेंडेमिक की न्यूज़ आना शुरू हुई जनवरी में, स्टार्ट ऑफ द जनवरी, तो मेरे बहुत सारे कुलीग्स और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया। हम लोग ऑनलाइन डिस्कशन किया करते थे कि ये देखो दुनिया में ये हो रहा है, मास्क ले लो, ये हो रहा है, N95 मास्क ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसको मजाक समझते थे कि ये जो बहुत पढ़ा लिखा तबका है, ये जो रिसर्च करता है, वो डराता है बहुत ज़्यादा। तो सही। मैं भी उनमें से थी एक। मैं बच्चों को पढ़ा रही थी कि अब वायरस के ऊपर आप सर्च करें, और क्योंकि आपको तो पता है कि हमारे तालीमी निसाब के अंदर पेंडेमिक का कोई कंटेंट नहीं है जो कि होना चाहिए। वॉर हम सही। पढ़ाते हैं, कोल्ड वॉर पढ़ाते हैं, हम तजारत पढ़ाते हैं, हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स पढ़ाते हैं, लेकिन पेंडेमिक हमने क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने तो अपनी सारी एकेडमिक लाइफ में नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। ऐसा ही है। तो एक तो ये एकेडमिक, एज एन एकेडमिशियन मैं ये कहूँगी जो हमारे सुन रहे हैं एकेडमिशियन एक्सपर्ट्स, कि हमारे निसाब में ये होना चाहिए। दूसरा एक्सपीरियंस ये कि लोग इससे जो इन्फॉर्मेशन की बेस नहीं है, तो उसको, नई चीज़ को एक ऐसे जिम की तरह समझते हैं कि कोई इससे डरता है और कोई इससे नहीं डरता, फैक्ट्स के ऊपर नहीं जाते। तो जो ट्रैवलर्स मेरे कोलीग्स थे, उन्होंने बताया कि ऐसा हो रहा है। वो एक ग्लोबल कैनवस से देख रहे थे और मैं वो इन्फॉर्मेशन पास आउट करी थी, मैं खुद भी रिसर्च करी थी। एंड जब ये पेंडेमिक आया तो इंस्टीट्यूशन बंद होना शुरू हुए, तो बच्चों ने कहा नहीं, हमने तो आना है, हमारे तो एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होने शुरू हो रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का फर्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला था, हमने कर ली थी सारी उसकी तैयारी, फाइनेंशियली भी बहुत बजट उसके ऊपर होता है। तो स्टूडेंट्स वर नॉट विलिंग कि यूनिवर्सिटी क्विट हो, नोबडी वाज विलिंग कि सारे कैलेंडर, सारे प्लान, हम भी, मैं खुद भी एक स्कॉलर स्टूडेंट हूँ। तो ये क्या हो रहा है? ये ऐसा 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 दुनिया शट हो रही है। तो फिर शट होने के बाद सब लोग एडजस्ट हुए, तो कोई ऑनलाइन लाइफ में हैप्पीली नहीं आ रहा था इसमें, क्योंकि जाहिर बात है इतना बड़ा चेंज है कि आप लॉक होने जा रहे हैं और फिर आपने अपनी लाइफ भी उसमें एडजस्ट करनी है। तो आते आते इट हैज़ बीन लाइक 4 months वी आर वी आर सॉरी। वी आर बीइंग इनटू आवर होम्स। तो जो हम आहिस्ता आहिस्ता अब ऑनलाइन लाइफ में आए हैं, तो इसके प्रॉब्लम्स भी अलग आ गए। जहाँ पे रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वेयर देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर हमारे ऊपर ये चेंज आ गया है, तो ग्लोबल डायनामिक का जो चेंज आया है उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, हम विलिंग नहीं है उस चेंज को अडॉप्ट करने की। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम खुद क्रिएट कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आगे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, यूथ स्पेशली जो कि डिजिटल नेटिव है, इस फील्ड को समझती है, ऑनलाइन कैसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो अब ये समझ लें बात कि हमने ये चीज़ें अडॉप्ट करनी है। आज नाइस। पेंडेमिक आया है, कल वॉर भी आ सकती है। तो हम अपने काम, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़, हम अपनी स्किल्स, हमारे जो, मैंने बच्चों को यही बात समझाई कि देखिए, डोंट स्टॉप योर स्टडीज़, डोंट गो फॉर द स्ट्राइक्स। ये प्रोग्राम ऑनलाइन होने जा रहा है, सब सुन रहे हैं कि आई एम अ टीचर, आई एम सेइंग कि डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी वी आर इन प्रॉब्लम। तो कोऑपरेट करें एडजस्ट होने में, उसके वेज निकालें और ऑनेस्ट होके अपना जो टाइम पीरियड है हमें, चाहे वो हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, उसी तरह अगर हम यूटिलाइज करें, तो मेरे ख्याल से हम इस चैलेंज से इसको कर लेंगे फेस भी, और हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। तो जो हमारी एज अ नेशन एक आदत है कि हम
राइट डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते और हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ स्ट्राइक्स और शोर मचा देते हैं, नेगेटिविटी को हम स्प्रेड करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। नाइस, नाइस, जबरदस्त। थैंक यू सो मच बेनीन, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं कहूँगा कवर किया, बल्कि मेरा अगला क्वेश्चन था वो भी आपने इस सिलसिले में कवर कर दिया, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि इस पूरे पेंडेमिक के बाद एजुकेशनल वर्ल्ड जो है वो किस तरह से चेंज हो जाएगी, और यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगला क्वेश्चन जो है हमारा आपसे ये है कि इस पूरी सूरत हाल में मीडिया और आप कह लें कि स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया के सिलसिले में क्या रोल रहा है? क्योंकि जिस तरह से हम इवन के मैंने बड़ा चैनल है उसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम देखा, उन्होंने एक रशियन डॉक्टर साहब को बुला के बिठाया हुआ था, उनसे वो बैठ के उन्होंने अजीबोगरीब किस्म का इलाज जो है उन्होंने कहा जी मैंने वैक्सीन तैयार कर ली है और दुनिया मुझे पूछ नहीं रही, पाकिस्तान को चाहिए मुझे पूछे। और इस तरह से हुक्मा को बिठा के, और ठीक है दुआओं का असर होता है, मैं उससे इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पेंडेमिक में सिर्फ और सिर्फ वज़ाइफ बताना और एहतियात की तरफ तवज्जो ना देना, तो इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आप एज ए PhD स्कॉलर, एज ए रिसर्चर और एज ए टीचर और स्पेशली एज ए मीडिया पर्सन, आपके ख्याल में मीडिया का क्या रोल रहा था? उन्होंने पैनिक क्रिएट किया, उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई आपके ख्याल में, या किस तरह से इसको उन्होंने हैंडल किया? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए प्लीज। ये सब कुछ होता रहा, पैनिक भी क्रिएट किया, फियर भी क्रिएट किया, और जब फियर क्रिएट करने का वक्त आया उस वक्त इम्यूनिटी लोगों की वो सुन सुन के इतनी हो गई थी कि वो फियर को फियर नहीं समझ रहे थे। तो उसका रिजल्ट आपने देख लिया, सबने देख लिया क्या हुआ। आपने खुद बताया कि प्रोग्राम्स ऐसे हुए जहाँ पे कैसा भी डॉक्टर आ गया, हमने नहीं देखा कि वो एक्सपर्ट इस चीज़ का है भी है या नहीं, उसकी स्टडी क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है। प्रोग्राम में सिर्फ इतना सा इंट्रोडक्शन दे देना कि ये डॉक्टर हैं, इट्स नॉट एनफ। वो डॉक्टर किस चीज़ के हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है वैक्सीन्स के बारे में, पेंडेमिक के बारे में क्या स्टडी है। मैं एक स्टडी पढ़ी थी, रिसर्च आर्टिकल पढ़ी थी, उसके ऊपर इट्स ऑल लाइक के डॉक्टर्स की एक अलग फील्ड है जो कि वायरसेस से, बैक्टीरिया से, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से, एनिमल से जो वायरस होते हैं उनको डील करती है। दिस इज द होल फील्ड, इट्स नॉट लाइक अ फिजिशियन और जर्नल फिजिशियन। वो इसके ऊपर रिसर्च करती है, वो इसके ऊपर वैक्सीन्स के बारे में और जो सारे माहौलियाती आलूदगी के मसाइल हैं और इंसानों का उसका ऊपर कहाँ किस किस ओरिजिन के, किस किस इलाके के आबो हवा के मुताबिक कैसा असर हो सकता है, इसकी सारी स्टडी करते हैं वो, उनको बुलाते। मैंने खुद ऐसे प्रोग्राम देखे हैं जिनमें मैंने कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जिनमें सनामकी और तबीब और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उनका क्या वेरिफिकेशन है, उनके पास क्या सर्टिफिकेशन है, हमें कोई नहीं पता। वो क्यों किस बेस पे कह रहे हैं हमें नहीं पता। सिर्फ इम्यूनिटी तो खुराक में भी बहुत है, लेकिन फिर क्यों लोगों को हो रहा है, तो उसकी अवेयरनेस के बारे में ये काफ़ी नहीं है कि कोई भी डॉक्टर बिठा दिया जाए। जो प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको ये टास्क देना चाहिए कि वो जिस डॉक्टर को सर्च कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल लें। उनको अगर हॉस्पिटल्स में सर्च कर रहे हैं तो वो पूरा उसको जाके हॉस्पिटल्स के डिपार्टमेंट्स के अंदर जाके, हर हॉस्पिटल में PRO होता है, उसके थ्रू चैनलाइज करें, बजाय इसके कि एक डॉक्टर मेरा वाकिफ है, एक आपका है, चलो भाई इसको बुला लेते हैं आज के प्रोग्राम में। जब आप इस तरह करेंगे मीडिया के साथ तो मीडिया का रोल बड़ा खौफनाक हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमने तो प्रोग्राम करना है और फिर कोई भी आ जाए। तो बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जो कि ऑथेंटिक वेरिफिकेशंस के बाद के कौन, अगर हम दिल के मर्ज की बात कर रहे हैं, अगर हम वायरस के हवाले से बात कर रहे हैं, हम वायरस में साइकोलॉजी और उसके इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी भी सब कैटेगरीज हैं, हेल्थ रिलेटेड, मेंटल इश्यूज हो गए हैं लोगों को। और जहाँ तक बात कर रहे हैं आप फियर की, तो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए था कि वायरस और पेंडेमिक की डिटेल्स बतानी चाहिए थी। आ गया शोर मचा दिया, डरना नहीं, लड़ना नहीं, ये वो ये ऐसे हो जाएगा, ये छींक आने से हो जाता है, ये वैसे हो जाता है। नहीं, वही जो कमी थी हमने निसाब में कभी नहीं पढ़ा। तो मीडिया ने जिस तरह का भी बताया, मीडिया कैंपेन देखी वो बहुत मतलब बैलेंस्ड थी। और इसलिए नहीं मैं कह रही कि वो गवर्नमेंट हमारा चैनल है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारी दफ़ा इवन डेंगू वायरस जब आया, इवन आबादी रोको बर्बादी रोको के, और पोलियो कैंपेन चली थी 1992 में, आपको याद होगा वो। तो उसमें बड़ा वो बैलेंस यानी तहम्मुल से बताते हैं। अगर आप पैनिक क्रिएट कर दें उसमें मिस इन्फॉर्मेशन, और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मई तक, ईद से पहले तक तो मीम्स बनती रही हैं, और हर
इंसान जो था पाकिस्तानी भी और आवाम जो हम्म। थी वो ऐसे थे कि कोई कह रहा था कि अजाब है, कोई कह रहा था आपके जो गुनाहों का है वो है, ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा, ठीक है वो दुआएं हैं। इस्लाम में भी हमने पढ़ा, हज़रत यूसुफ के ज़माने में कुरान में भी है कि कहत आ गया, ऐसे मसाइल आए, वायरस भी आए। मैंने पढ़ा भी कि किस किस नबी के ज़माने में हदीसें मैंने पढ़ी कि जनाब रसालत माब ने कहा कि वबा के दिनों में ये दुआ पढ़ें। वो बात ठीक है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप नज़र बद के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन देयर इज़ अ साइंटिफिक वर्ड गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। ठीक है, सही। ऐसा नहीं है कि आप धक्का दे दें और फिर कहें कि या अल्लाह मुझे बचा, तो इट्स नॉट गोना हैपन। तो सही। साइंटिफिक स्टडीज के लिए यू हैव टू कॉल एक्सपर्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया है और चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है। अब प्रॉब्लम ये हो गई सोशल मीडिया की वजह से कि एवरीबडी इज कंटेंट जनरेटर, तो हर कोई इंटरेक्ट कर रहा है उसके ऊपर, कमेंट कर रहा है किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, उसके नीचे कमेंट्स की थ्रेड अगर आप पढ़ें तो यू विल गेट मैड कि एवरीबडी थिंक्स कि आई एम द एक्सपर्ट। हम्म। तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे मीडिया में। व्हेन यू कॉल द गेस्ट इन द प्रोग्राम, तो वो वेरीफाइड होना चाहिए, उसका कंटेंट वेरीफाइड होना चाहिए, क्या बात वो कर रहा है उसको सुने, और उस प्रोग्राम की एक प्रॉपर मार्केटिंग होनी चाहिए कम से कम 2-3 दिन पहले कि ये वाला एक्सपर्ट आ रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर सही। रोज़ प्रोग्राम करना, हर रोज़ किसी आम से डॉक्टर को बुला लेना, जनरल फिजिशियन को बुला लेना और उस पर कर देना, जैसे हमारे घरों में होता है, पता चल जाए कोई डॉक्टर है तो फिर उससे हर किस्म की हम ये जाने बगैर कि वो किसका एक्सपर्ट है। तो दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन इन द मीडिया, कि हमारे बिल्कुल। ऐसा ही चल रहा है। बेशक नहीं, आपने बड़ी जबरदस्त जो है तरीके से इसको दोबारा एक्सप्लेन किया। और इसके अंदर एक और चीज है, स्पेशली मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूंगा, जो मिस इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे। एक चीज और बहुत ज्यादा फैल रही थी, वो ये थी कि ये सब फ्रॉड है। और जिस तरह से आपको याद होगा पोलियो कैंपेन, और बल्कि उसका रेफरेंस दिया गया, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ सहाफी हजरात ने बकायदा पोलियो कैंपेन का रेफरेंस दिया और कहा ये पाकिस्तान की आबादी रोकने की एक और साजिश है। जिस तरह से किसी जमाने में पोलियो कैंपेन के थ्रू आबादी रोकने की साजिश की गई थी, इस तरह से अभी दोबारा से इसकी साजिश की जा रही है कोरोना के जरिए से। और पता नहीं बिल्कुल। चिप लगा दी जाएंगी और ना जाने क्या क्या। यस, ये मैंने आपसे पहले भी बताया था कि पहले जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी कि बहुत से पॉलिसीज, बहुत से एजेंडाज, बहुत सी कैंपेन पेमेंट करके चलाई जाती हैं कि ये बोलना है, ठीक है, इसके बिल्कुल। एंटी एंटी करना है इसको, और जो चिप्स और ये और वो जिसे हम कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज कहते हैं, हम्म। उनको लॉन्च करना है। ये भी मीडिया का एक हिस्सा है, क्योंकि कम्युनिकेशन को डुअल तरीके से पहुंचाना ये भी होता है इसमें मीडिया के अंदर। डबल नेगेटिव और पॉजिटिव और कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट्स देना ये भी होता है। तो ये डिसाइड करना और इदारों का काम है कि you will have to stop this. एग्जैक्टली। We have to be balanced and authentic. Otherwise, जो मिस इन्फॉर्मेशन से जो मिस मैनेजमेंट होती है, हम लोग तो जो समझते हैं बात को, एक्सपर्ट्स या फील्ड के लोग, लेकिन जो बाकी मैस ऑडियंस है, सक्खर के लोग, हैदराबाद के लोग, जिनको सिंपल बात समझाने के लिए आपको एनजीओज की छोटी छोटी वीडियोस बनानी पड़ती हैं, उनका क्या बिल्कुल होगा? ऐसा ही है। वो तो डरेंगे, वो तो मिसमैनेज भी करेंगे। वो तो बजाय एहतियात की तदाबीर करने के कुछ उल्टा सीधा खा लेंगे, और खौफ बिल्कुल के ऐसा मारे है। हो सकता है खुदकुशी कर लें कुछ लोग चिपका सुन के। इवन एग्जैक्टली इवन अमेरिका जैसे मुल्क में बनीन आप ये देखें कि वहां पे जब हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब मशहूर जमाना जो हैं, उन्होंने कहा कि आप लाइसॉल, वहाँ यहाँ पे एक एंटी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मिलता है, क्लीनिंग स्प्रे है वो, उन्होंने कहा कि उससे वायरस मर जाता है, वो पीना शुरू कर दें। यानी ही लिटरली सेड दैट। और वहां पे कई मैं लोगों ने इसको ट्राई करने की कोशिश की। मैंने तो खुद यानी एक न्यूज में पढ़ा है कि ईरान में 7 लोगों ने पिया है वो अब आप लिक्विड, देख लें। ये हुआ है, और वो 7 के 7 लोग हो तो चुके हैं सब। एग्जैक्टली तो ऐसा तो ऐसा तो होगा। बिल्कुल ऐसे मुल्कों में जहां पे आप ये देखें कि जहां पे हम कहते हैं कि ये तो बड़ी पढ़ी लिखी कौमें हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी आती है क्योंकि ये भी हमारे यहाँ एक डिलेमा है कि जिसको अंग्रेजी आती है वो पढ़ा लिखा है। तो और वो ये भी एक तमाम फैक्ट है कि हम समझते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं वो सिविलाइज्ड हैं। हम उनकी कल्चर को, अगर हम उनके लोकल से बात करें, आपका भी इंटरेक्शन होता है, तो आपको पता चलता है कि नहीं, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स हैं।
पब्लिक बिल्कुल आर लाइक दिस, वो लोग करते हैं, वो लोग नहीं समझते बात को, हम भी नहीं बिल्कुल समझते, लेकिन हमें कोई मैनेज करने वाला नहीं, वहाँ पे मैनेज करने वाले हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट टाइट ऐसा ही करके जैसे भी फाइन करके। मेरी बात हो रही थी एक कुलीग से, सऊदीया में वो है, और उन्होंने बताया कि मेरी टीचर भी हैं, वो भी बता रही थी कि वहाँ पे मास्क अगर नहीं पहनोगे तो 600 रियाल 500 रियाल इस फाइन तरह है। का फाइन है, हैवी फाइन है। बिल्कुल। तो वो तो समझते हैं कि अपनी आवाम को कैसे कंट्रोल करना है, और हम तो ऐसे ही लोग हैं कि चालान भी हो जाता है, चलें खैर है कोई नहीं। शनाख्ती कार्ड ही पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, ले लेंगे। जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। हम अच्छा, कंट्रोल करने में फेल हैं। जी जी, मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में तो हमने काफी बात की, लेकिन अभी जो हमारे रिसेंटली देखने में आ रहा है कि हमारे जितने जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो बेतहाशा जिसका नाम लें, तकरीबन हर किसी का अपना एक सोशल मीडिया चैनल है। और सोशल मीडिया इंपॉर्टेंस इख्तियार करता जा रहा है। पहले बिल्कुल। मेरे जैसे कुछ लोग जो थे वो बैठ जाते थे, अजीबोगरीब बातें करके चले जाते थे, लोग उनका शुगर लगाते थे, मजाक करते थे, चले जाते थे। लेकिन जैसे ही आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा लॉज बनना शुरू हो गए हैं, लोगों ने इसको प्रोफेशनली चलाना शुरू कर दिया है, बाकायदा तौर पे इसको अगेन प्रोपेगेंडा मशीनरी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सोशल मीडिया चैनल है, हर मेन जो हमारे मीडिया के जो बड़े चैनल्स हैं उनका एक अपना सोशल मीडिया चैनल है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। इसीलिए बहुत सारे लोग अब YouTube पे वीडियोस बनाने के बजाय, अगर आप नोट करें, वो टिकटॉक पे जाना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल। वैसे टिकटॉक पे भी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन स्पेशली जो YouTube है, जो कि एक प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस की शक्ल इख्तियार कर गया है, और फेसबुक, ट्विटर, ये ट्विटर हैंडल्स, अब आपको अंदाजा होगा कि वो बाकायदा तौर पे उनको मैनेज किया जाता है, एक बड़ी मीडिया टीम उसके पीछे करती है, दुनिया सारी में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक बहुत बड़ा ट्विटर हैंडल है, बिल्कुल, मीडिया सेल्स बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया सेल बन रहे एग्जैक्टली, हैं। बाकायदा तौर पे। तो सोशल मीडिया की इस सिलसिले में, क्योंकि रूल्स और लॉस तो बन रहे हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उसके ऊपर कैसे हैंडल या कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि वहां पे भी जिसका दिल कर रहा है, इवन के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी तरफ से भी ऐसी ऐसी अजीबो गरीब किस्म की बातें की जा रही हैं। जैसे 5G की मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। वी विल ट्राई इंशाल्लाह कि आगे किसी के प्रोग्राम में हम 5G जो टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर्स हैं या एक्सपर्ट्स, उनमें से किसी को लेकर और 5G के बारे में बताएं। उसके बारे में ऐसी मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है दुनिया सारी में, और थ्रू सोशल मीडिया फैलाई जा रही है। तो सोशल मीडिया के सिलसिले में क्या रोल रहा, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही, और आपके ख्याल में उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? सही, ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़े लेवल पे डिस्कस होना चाहिए। जो लोग कंटेंट तैयार करें, जो साइबर सर्विसेज फराहम करते हैं, आईटी और मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, स्पेसिफिकली वो लोग, वो इदारे जो कोलैबोरेट करते हैं बाहर के मुल्कों के साथ, अमेरिका और यूरोप के साथ, और ट्रेनिंग्स पे भेजा जाता है हमें। मैं खुद ट्रेनिंग पे 2014 में जब गई थी तो हमें यही सिखाया गया था कि आने वाला जो दौर है, अगले 5-10 साल, वो बड़ा क्रूशल है कि वो सब दुनिया जो है वो शिफ्ट हो जाएगी इंटरनेट के ऊपर और ऑनलाइन मूव करेगी। तो पेंडेमिक की वजह से ये चीज़ें अगर 10 साल में होनी थी तो शायद एक ही साल में 2020 में ही सारा काम करवा देगा ये पेंडेमिक। कंटेंट यूजर्स की जहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 2020 जनवरी में वॉशिंगटन में फेडरल बॉडीज़ में, गार्डियन में ये खबर पड़ी हुई है, आप पढ़िएगा, वहाँ पे एक्ट फॉर सिटीजन जर्नलिज्म अप्रूव हुआ है। उसकी मेजरमेंट्स हैं और उसका रूल ये है कि गवर्नमेंट विल एम्पावर दीज, और जो भी ऐसा कंटेंट बनाएगा जो कि प्रॉब्लम करेगा किसी कंट्री को, या उसमें सेंसरशिप के कोई मैटर्स हैं, या वो एंटी नेशनल है, तो उसको फाइन होगा। ठीक है, सही। ये इसलिए कि रेगुलेटरी कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अलाउ कर दिया एवरी सिटीजन इज अ जर्नलिस्ट, तो एवरी सिटीजन इज नॉट विद द ब्रेन, एग्जैक्टली। आई मीन ब्रेन ऑफ जर्नलिज्म, यानी उसको बिल्कुल। वो जर्नलिज्म के एंगल नहीं पता है जो कि खबर देने के हैं। ये तो एक प्रॉपर फील्ड है, इसका तो बिल्कुल लाइसेंस है, इसकी तो ऐसा जैसे ही है। MBBS डॉक्टर के पास लाइसेंस होता है, इसकी तो सर्टिफिकेशन और लाइसेंस होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ एज अ स्कॉलर और एज अ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट भी, कि जो भी डिजिटल मीडिया के ऊपर कंटेंट जनरेट किया जाता है, और क्राउड सोर्सिंग से बचने के लिए, और एक तो डिजिटल नेटिव्स हमारे जो यूथ हैं उनको एथिकल अवेयरनेस दी जाए, एज अ व्यूअर भी और एज अ
कंटेंट जनरेटर भी। क्यों? एज अ व्यूअर क्यों? सही। क्योंकि अगर वो हर खबर जो है वो इंटरनेट से गूगल करते हैं और पहली स्लाइड पे जो चीज़ आ रही है वो मान लेते हैं वही की तरह, तो भाई दिस इज़ रॉन्ग। आप ये चेक करें, वेरीफाई करें, इवन वेबसाइट्स वेरीफाई करें HTTP लिंक से, HTML लिंक से, उनके कोड्स होते हैं कि ये कहाँ से जनरेट हुई है, क्या ये इंफॉर्मेशन सही भी है या नहीं। नेशनल मीडिया के अंदर कुछ ऐसे लोकल मीडिया होते हैं जो न्यूज़ को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। एब्सोल्युटली। जो सिटीजन है वो भी यही काम कर रहा है, कॉपी पेस्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया से कर लिया। जो स्टूडेंट है वो भी यही काम कर रहा है, जो स्कॉलर है वो भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करे ये ज़रूर, लेकिन रेफरेंस दे। जैसे मैंने रेफरेंस दिया कि ये वाली जो बात मैं कर रही हूँ वो द गार्डियन में पब्लिश हुई हुई है, तो कोई इस बात को वेरीफाई कर ले, वो वहाँ पे होगी। तो जो भी हम सोशल मीडिया पे स्प्रेड कर रहे हैं कंटेंट, उस कंटेंट को ऑथेंटिक और वेरीफाई और फैक्ट चेक जब तक नहीं किया जाएगा, तो वो सारा क्राउड सोर्सिंग के खाते में आ जाएगा। उससे क्या होगा कि मैस ऑडियंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आएगी। उसमें कॉन्फ्लिक्ट अगर आप रोक रहे हैं ना, आपने बड़ी मुश्किल से रोका था कॉन्फ्लिक्ट को, पीस डेवलप कर रहे थे आप डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट में, उसमें क्या होगा, हेट स्पीच लॉन्च हो जाएगी। उसमें क्या एग्रीड। होगा, प्राइवेसी इशू आ जाएंगे। उसमें क्या होगा, ऑनलाइन साइबर क्राइम जनरेट हो जाएंगे। उन सारे खदशात को रोकने के लिए हमें प्रॉपर मेजरमेंट्स जो कि सिटीजन एक्ट्स में भी हैं, उनको इम्प्लीमेंट बहुत सख्ती से कराना पड़ेगा। बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एंड देन जो डिजिटल नेटिव्स हैं, जैसे आपने खुद क्वेश्चन में ये बात की कि ट्रम्प का भी सोशल मीडिया का सेल है, ये है वो है, तो जो हमारे सीनियर्स थे, जो प्रीवियस जनरेशन थी, वो तो अडॉप्ट भी नहीं कर सके इंटरनेट को। तो हम जिस एज में हैं, हम तो अडॉप्टर भी हैं, और जो हमारे बच्चे यूथ हैं वो डिजिटल नेटिव्स हैं। तो वो एग्जैक्टली। जो काम कर सकते हैं, अगर वो ऑथेंटिक काम करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी लाइन। क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हशर किया है, वो अगर हम सोशल मीडिया का करेंगे तो ये तो बड़ा इंस्टेंट है। ये तो मिनट में आपने वर्ड टाइप किया, खबर आ गई। आपने वर्ड टाइप किया, रिलीज कर दी किसी की फोटो, आपने विजुअल इफेक्ट लगा दिया, आपने क्या से क्या कर दिया। तो इसको रोकना पड़ेगा, इसका भी वॉच डॉग बनाना पड़ेगा। इसका वॉच डॉग नहीं है। आपको पता है, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं कनाडा में और अमेरिका में, वहाँ पे सिटीजन जर्नलिज्म के वॉच डॉग्स हैं। वहाँ पे वही खबर, सिटीजन जर्नलिज्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे वही खबर एक सिटीजन का जो लिंक है वो अप्रूव हो सकता है। जैसे हम कमेंट बिल्कुल। करते हैं तो कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि अप्रूवल ही नहीं है, पेज ही जी। जो चाहे आप एब्यूजिव टर्म्स लिख दें। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ को होता है कि वो अप्रूवल देता है मैनेजर। हम्म। थोड़ा सा हमें इनिशियल स्टेजेस पे इस तरह करना चाहिए कि एक ट्रेंड सेट हो जाए कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इंतशार ना फैले, अनारकी ना फैले। क्योंकि 2018 में जो इलेक्शन कैंपेन हुई है उसका भी मैं आपको रेफरेंस दूँ, रिसर्च आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है कि उसकी जो कैंपेन्स हैं वो PMLN और PMLN और PP और पीटी। PTI ने सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन्स चलाई हैं। सबसे ज़्यादा ऐसा ही है। PTI की सोशल और ट्विटर हैंडलिंग्स के थ्रू सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, उसके बाद PMLN की, उसके बाद PP की। तो दूसरे मुल्कों में भी ऐसे हैं। सीरिया में सोशल मीडिया की कैंपेन्स की वजह से बशारुल असद को हटा दिया गया था, तो उसके खिलाफ कैंपेन चलाई थी। ये रिसर्च बड़ी पड़ी हुई है, हम एज अ PhD स्कॉलर रोज पढ़ते हैं कि क्या रोल है ट्विटर मीडिया का फलां कैंपेन में, क्या रोल है फलां कैंपेन में, और कैसे सोशल मीडिया से इंजेक्ट की जाती है कोई कैंपेन। अब प्रोपोगेंडा भी हो सकता है, अब वो किसी के बारे में हेट स्पीच भी हो सकती है। देखिए, सेक्टेरियन वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है एक ही स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, मीम्स बन रही हैं, क्या क्या हो रहा है। और हेट स्पीच वो जो आपने 2013 में ख़त्म किया था बड़ी मुश्किल से सेक्टेरियन वायलेंस को पाकिस्तान में, अब तो आप पेजेस निकाल के देखें, मैं तो हैरान रह जाती हूँ कि कितना एब्यूजिव टर्म्स यूज़ होती हैं और उनकी ऐसा ही है। आइडेंटिटी। अच्छा, फेक आईडीज बनाए जाते हैं उन कैंपेन्स को चलाने के लिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें और ये वॉच बड़ा डॉग अगर ऑर्गेनाइज्ड काम है, बहुत ऑर्गेनाइज बहुत तरीके से। बिल्कुल। पैसे भी दिए जाते हैं और इट्स अ प्रॉपर जॉब दीज डेज। तो अगर इसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा, वॉच डॉग नहीं इसका रखा जाएगा, जो 2020 में हमारे एक्ट अप्रूव हुए हैं, फरवरी में और जनवरी में वाशिंगटन DC में हुए हैं अप्रूव पाकिस्तान के लिए, अगर वो सोशल मीडिया के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होते तो ऑनलाइन जर्नलिज्म भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे शुत्र बिमहार है।
नाइस। और ये जो आपने ऑनलाइन जर्नलिज्म की टर्म यूज की है, दैट इज वेरी अप्रोप्रिएट। इस लिहाज में मैं कहूँगा कि क्योंकि यही बेसिकली मुझे लगता है कि फ्यूचर है। और इस बिल्कुल ऐसा। सिलसिले में अभी कुछ अर्सा पहले हमारे जो पीएम साहब हैं उन्होंने यूट्यूबर्स को इनवाइट किया था, और बिल्कुल। रिसेंटली गवर्नर पंजाब साहब जो हैं उन्होंने टिकटॉकर्स को इनवाइट किया था। कोरोना के मुतालिक जो कैंपेन्स हैं उनको जो है उसको कैसे उनको अवेयरनेस क्रिएट की जाए थ्रू टिकटॉकर्स या यूट्यूब के जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके उनके उन्होंने बुलाया था। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि यूट्यूब पे तो फिर भी हम देखते हैं कि काफी हद तक हमें ऐसे लोग नजर आते हैं जो कि बाकायदा तौर पे जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिज्म के हम्म। स्टूडेंट्स हैं, हम्म। वो अपने अपने हैंडल्स या चैनल्स चला रहे हैं। बिल्कुल। टिकटॉक पे लेकिन ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। वहां पे तो एक एक मिनट का जो क्लिप है, ठीक है, उनको अगर यूटिलाइज किया जाए प्रॉपरली तो मुमकिन है ऐसा कुछ हो, लेकिन सिर्फ उनको बुला के और उनके साथ कोई बनाने के, क्योंकि उसके बाद मैंने खासी फनी किस्म के उनके क्लिप्स देखे जिनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये इस बारे में आपका क्या हम्म ख्याल है कि सोशल मीडिया को गवर्नमेंट चैनलाइज कैसे कर रही है या कैसे करना चाहिए, और उसको वो कैसे बेहतर बना सकते हैं? ये बात मैं पहले भी की हुई बातों से लिंक अप करूंगी कि जब आप यूथ को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जर्नलिज्म के जो यंग जर्नलिस्ट को भेज रहे हैं बाहर एक्सचेंज प्रोग्राम पे, जर्मनी भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, यूके भेज रहे हैं, चाइना भेज रहे हैं सीखने के लिए, चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल मीडिया एंड ऑनलाइन मीडिया एंड सारे डायनामिक्स जो चेंज हो रहे हैं, मेन ट्रेडिशनल मीडिया को कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया आ रही है। ये जो टर्म्स मैं टेक्निकली यूज कर रही हूँ ये स्पेसिफाइड हैं फॉर आवर फील्ड। अच्छा, हम्म। अब जो आपका क्वेश्चन है कि टिकटॉकर्स का, देखिए आपने कंदील बलोच का जो वाकया है वो आपको याद होगा, और हमारे वुज़रा हजरात अगर ये मिस्टेक्स करेंगे कि जो एंटरटेनर्स हैं, हम्म। माजरत के साथ, उनको आप फील्ड वर्क देंगे तो भाई ये उनके बजाने वाला साज नहीं है। ये काम है यूथ का, हमारे वो स्टूडेंट्स जिनके पास लाइसेंस है, जो बीएस इन मीडिया कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियां आपके आपके कैपिटल में 8-9 यूनिवर्सिटियां जो करा रही हैं, वो यूथ किस काम के लिए है? वो यूथ आपके लिए तैयार हो रही है, आप उन्हें एसओपी दें, वो एथिकल उनको कन्वर्ट करें। बाहर मुल्कों में हिस्ट्री अगर आप पढ़ें 1940 के अंदर और 1970 के अंदर, जो ये दो डेट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए और एक आपके इंटरनेट जब इमर्ज हुआ है, तो उन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया कि ये लोग जो रेलिवेंट स्टडी कर रहे हैं वो आके इनिशिएटिव लें। सही। ये काम भाई एंटरटेनर का नहीं है, एंटरटेन इट्स नॉट अ जोक। अगर आप टिकटॉक की बात करते हैं तो वो उसकी ऐप ही एक एंटरटेनमेंट के उसके ऊपर बनी हुई है। आप प्रोफेशनल्स ऐप्स देखें, ट्विटर देखें, आप आपके पास ये जो स्मार्टफोन है ये आपकी पूरी होल किट है, अब पूरा स्टूडियो है, इसके साथ आप माइक करें, इसके साथ आप कंटेंट बनाते हैं, तो इसकी ऐसे तो नहीं है कि एवरीबडी कैन इंजेक्ट द इंजेक्शन। अगर उसको इंजेक्शन मिल गया है तो उसको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है ये सारी कि एथिकल, सिक्योरिटी से रिलेटेड, लीगल टर्म्स, थ्रेट से कैसे बचा जाए, जो कंटेंट है उसका फ्रेम, उसकी वॉइस, उसकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी, उसका जो मीनिंगफुलनेस है, जो मीनिंग आप पहुंचाना चाहते हैं 30 सेकंड के अंदर, बिकॉज हम्म। टिकटॉक इज अ 30 सेकंड मटीरियल। और अब 30 सेकंड के या 20 सेकंड की ऐसे कंटेंट बन रहे हैं, 1 मिनट के 60 सेकंड के ऐसे फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, वॉइसलेस यानी डायलॉग लेस, जो ऐसा ऐसा मैसेज देती हैं जो कि आपका 1-2 आवर की फिल्म नहीं देती। तो इंस्टेंट अब लाइफ आ रही है। 3 सेकंड जो है वो मिनिमम टाइम है एक व्यूअर के स्टे करने का। अगर 3 सेकंड तक आप उसे कन्विंस नहीं कर सकते सोशल मीडिया के कंटेंट में, तो वो फौरन अपनी टिप्स से मूव कर जाएगा दुनिया के किसी भी हिस्से में। अब तो पहले तो बिल्कुल। आपको वो रिमोट से करना पड़ता था, वही 8-9 चैनल्स के अंदर। नाउ द थिंग्स आर मिलियन एंड ट्रिलियन वेबसाइट्स हैं। तो वो जो आप बनाना चाह रहे हैं, एक साख बनाना चाह रहे हैं, इसमें आप फेल हो जाएंगे। और मैं इस बात की बिल्कुल जो है मैं डिस्करेज करूंगी, और मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर जो ऑनलाइन मीडिया पढ़ रहे हैं, डिजिटल मीडिया सीख रहे हैं, आईटी सीख रहे हैं, उस स्मार्टफोन के थ्रू और कंटेंट जनरेट करते हैं, उनको कहें, क्योंकि उनके पास लाइसेंस है। ये लाइसेंस होल्डर का काम है। रही बात टिकटॉकर्स की जिनको वो इनवाइट कर रहे हैं, अगर आप उनसे उनके काम से बहुत खुश हैं तो आप प्लीज़ उन्हें कोई इंटरटेनमेंट का काम दें।
एब्सोल्युटली। और इसमें आपने एक बड़ी मजेदार किस्म की बात की, और मैं इस सिलसिले में एज ए जनरल पब्लिक आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जब कोई नया हमारा यूथ लड़का या लड़की हमारी जब कोई मीडिया की डिग्री लेता है, यानी बीएस करते हैं, या पहले बीए जर्नलिज्म होता था एक जमाने में, तो उनको कोई लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है या सिर्फ उनकी डिग्री ही उनका लाइसेंस होती है? देखिए, अब तो ऐसी ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे आईबीए पाकिस्तान के अंदर सीईजे उन्होंने स्टार्ट किया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। ये पाकिस्तान का पहला इदारा है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म सिखा रहा है। छोटे छोटे कोर्सेज हैं उनके 1 वीक की, वो सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट, दैट वी कैन से इट कुड बी द लाइसेंस। जो यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है उसके अंदर बीएस में मोर देन 42 कोर्सेज हैं, जिनमें वो वीडियो एडिटिंग पढ़ते हैं, ऑडियो एडिटिंग पढ़ते हैं, फोटोग्राफी पढ़ते हैं, उन सारों को मिला के मल्टीमीडिया स्टोरीज जनरेट करते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ को वेरीफाई करना सीखते हैं, न्यूज़ बनाना सीखते हैं। तो 4 साल के अंदर 45-50 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद ये लाइसेंस ही है, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर के पास एक ये लाइसेंस है, उसके बाद उसकी सर्टिफिकेशन स्टार्ट होती हैं। तो इस फील्ड को हमें थोड़ा सा मार्केट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में सीईजे जैसा इदारा हमारे पास आईसीएफजे के ताउन से है। बिल्कुल। तो इनके लाइसेंसेस, इनके सर्टिफिकेट्स को हम लाइसेंस कह सकते हैं, और ये काम टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर का है इसको इम्प्लीमेंट कराने का। वरना फिर ये होगा कि आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको शौक है मीडिया में आने का, तो आप कुछ भी आके बोल के चले गए हैं, तो आपको चांस भी मिल गया किसी नेटवर्क लिंक के तवसुत से, तो आप मीडिया कंटेंट बना, उसकी साइकी, उसकी सिक्योरिटी इश्यूज, उसके लीगल एंड एथिकल इश्यूज को नहीं समझते, लेकिन आप अपने शौक के तहत कर रहे हैं। बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। तो फिर हमारे फील्ड में वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इतना पैसा लगा के इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, और न्यूज़ भी पढ़ते हैं, न्यूज़ सेंस भी है उनको अगर हम प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करके देंगे, तो इसका नुकसान ये होगा कि हम व्यूअर्स को कंटेंट भी फिर ऐसा ही दे रहे हैं। फिर हम बहुत बिल्कुल सही है। फिर जो हम कह रहे हैं ना कि हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेयर्स को, तो फिर उसकी गड़बड़, उसकी रूट कॉज भी यही है कि क्या वहाँ पे प्रोफेशनल लोग, लाइसेंस होल्डर बैठे हुए हैं? कितने बैठे हैं? 4, 5, 6, 7। बाकी आप अगर उनको सर्च करें, उनसे मिलें, तो उन्होंने कभी मीडिया पढ़ा भी नहीं होगा। ऐसा ही है। तो ये जो लोग पढ़ रहे हैं, उनकी डिग्री को यूटिलाइज किया जाए, और इसके इफेक्ट्स आएंगे। आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि बाहर के तमाम ममालिक ऐसा ही करते हैं कि वो यूथ से इनिशिएटिव्स लेते हैं, और ऐसी यूथ से जो वाकई इसको पढ़ रही है और इसके अंदर एक्सेल करना चाहती है। इदारे ने अभी इस साल लॉन्च की हैं ऐसी पोस्ट जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं। वो इसलिए की हैं कि वो स्टूडेंट्स जो मैस कम्युनिकेशन के हैं, वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि वो सेल चलाएं तो बेहतर है। बिल्कुल। आपने बात की वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, यानी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। आपने वजीर की बात की, आपने वजारत की बात की, लेकिन मैं वजीर साहब का एक बयान यहाँ पे उसको कोट करते हुए आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनका एक बयान था। तो इसी तरह से जो हमारे सियासतदान हैं, उनका हर फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता, और हम ये देखते हैं कि हमारे मीडिया पे किसी भी साइंसदान को, सियासतदान को, साइंसदान मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन तो किसी भी सियासतदान को उठा के आप मीडिया पे बिठा देते हैं और किसी भी टॉपिक पे बात करें, क्योंकि हमारे पास, मेरा ख्याल से, मुझे नहीं पता लेकिन लगता है ऐसे है कि सैकड़ों की तादाद में चैनल्स हैं जो कि टीवी के ऊपर आप देख रहे हैं, इस टाइम के ऊपर आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप किसी को भी, जिस तरह से अगर कोई जिस आपका मीडिया से अगर ताल्लुक है, तो आपकी जो एक्सपर्टीज है वो मीडिया के अंदर है। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे होते हैं, यू कैन गिव अ जनरल आइडिया, लेकिन आप उसकी डिटेल्स, उसका रीजंस क्या है, ये सारा बताना मुमकिन नहीं है। इसी तरह से हर सियासतदान उठ के हर चीज पे बात करना शुरू कर देता है। तो आपके ख्याल में मीडिया जो अपने गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं, डोंट यू थिंक दे कॉल ओनली एक्सपर्ट्स? कुछ हमारे मीडिया पर्सन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जिस तरह हमारे, आई एम सॉरी अगर, यानी इसमें मेरी तौहीन का वो नहीं है, लेकिन हमारे सीजे साहब ने अपेरेंटली विदाउट किसी कंसल्टेशन के जो है बाजार खुलवा दिए। उनको एक्सपर्ट से कंसल्टेशन नहीं थी। तो इस सिलसिले में आपका मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका क्या ख्याल है कि जो बातें हो रही होती हैं, हर कोई साइंसदान बना हुआ है,
एक जनरल ओपिनियन इज डिफरेंट थिंग कि जनरल ओपिनियन क्या, लेकिन वो साइंटिफिकली हर चीज को कि इसका ये रिसर्च वो पता नहीं कहां से वो डाटा निकाल कर ले आते हैं और दे प्रेजेंट इट विदाउट एनी रेफरेंस, जो आपने शुरू में बात की। तो उस सिलसिले में आपके ख्याल में मीडिया को क्या करना चाहिए? कि हर किसी को साइंसदान बना देना चाहिए या हर किसी को वही रखना चाहिए जो वो है? इस सिलसिले में मीडिया को अक्ल से काम लेना चाहिए और कोऑर्डिनेशन एरर्स को रिमूव करना चाहिए। अगर जिस तरह मैंने पहले भी बात की, अगर आप इस फील्ड के नहीं हैं और आपको शौक है और आप किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू उसमें इंटरवीन हो गए हैं और फिर आप जो मर्जी बोल रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, तो ये एरर ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ना आने वाला कहता है कि भाई मैं इस बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ, और ना बुलाने वाला कहता है। फिलर और स्टफर्स किस्म के अगर प्रोग्राम आप करेंगे तो ना तो आप पॉलिसीज फॉलो कर सकेंगे, ना आप रेगुलेट कर सकेंगे, और रेटिंग और उस चक्कर के अंदर फिर ऑडियंस जो है वो यूज टू हो जाती है। ऑडियंस भी समझती है, क्योंकि ऑडियंस का काम 70% ऑडियंस वेरीफाई नहीं करती, वो प्रोफेशनल ऑडियंस नहीं है, वो जनरल ऑडियंस है, वो मैस ऑडियंस है। तो आपने देखा होगा कि एक मैस ऑडियंस में जो इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, जो वेरीफाई नहीं कर सकता ग्लोबल मीडिया को, तो वो गली के 10 बंदों के साथ वो डिस्कशन कर रहा होता है और उसको उसे ही इंफॉर्मेशन लग रही होती है। तो जो कोऑर्डिनेशन टीम है हमारी, जो गेस्ट्स को बुलाती है, और जो एंकर हैं हजरात हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम की गेस्ट लाइन तैयार करनी होती है, ये उनके हाथ में भी है। और जहाँ तक मिनिस्टर्स की बात है, तो मिनिस्टर्स की माजरत के साथ ये कि वो भी ऐसे ही हैं। हमारे इतने मिनिस्टर्स का जब सोशल मीडिया के ऊपर जोक होता है, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, तो मुझे एज अ नेशन अफसोस होता है कि हमारा एक इमेज जो है, जर्नल इमेज ऑन द ग्लोब, वो क्या जा रहा है। आर वी ऑन समथिंग लाइक अ थिएटर कि जिसमें हंसना हंसाना है, जिसमें कोई भी बात की जा सकती है, या हम प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जो उनके एडवाइज़र हैं, जो मिनिस्टर्स के एडवाइज़र्स हैं, जो उनकी स्पीचेस के हवाले से उनको गाइड करते हैं या एडवाइस करते हैं, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन वहाँ पे होनी चाहिए और वो रेलिवेंट बात करें। वो एक दूसरे को पॉइंट करने के लिए या अपनी वीकनेस, मतलब कई हमारे जो मिनिस्टर हैं वो उनकी वीकनेस का पॉइंट ही ये बन जाता है कि वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिन पे ना इंसान हंस सकता ना रो सकता है एज अ नेशन, क्योंकि एक जो परसेप्शन बन रहा है हमारा ग्लोबल, वो हर्ट हो रहा है उससे। तो कोऑर्डिनेशन अगर की जाए, इसकी प्रॉपर मेहनत थोड़ी की जाए, जिसे कहते हैं कि रेलिवेंट लोगों को बुलाया जाए, और ये अगर कोई रेलिवेंट नहीं है तो वो कह दे कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिल्कुल, तो बहुत सारी मसाइल हल हो सकते हैं। ऐसा ही है। बनीन, इस वक्त हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और आपसे बात करके बहुत ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से हमें मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू पे स्पेशली, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोग्राम था, हम देखने वालों को ये बताएंगे, उसका मेन मकसद यही था कि हमने प्रोग्राम का नाम तबसरे पे तबसरा इसीलिए रखा था कि हम जो तबसरे ऑलरेडी हो रहे हैं उनके ऊपर बात करें। तो आज हमने एक्सपर्ट जो हैं हमारे पास पहली दफ़ा आई उम्मुल बनीन, और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि बनीन से कम वीक में एक दफ़ा इनका थोड़ा सा, इनकी कीमती और मसरूफ टाइम में से थोड़ा सा वक्त हमें दिया करें, और इस तरह से हम ऑनलाइन आएंगे और मीडिया के बारे में ही बेसिकली ज़्यादातर बात करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे, इस प्रोग्राम का ये सेगमेंट जो है इसको हम जारी रखें वीकली बेसिस के ऊपर। इसके अलावा जो लोग हमें बाद में देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम था कि हम ऑनलाइन आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम से हम एडवांस में बताएंगे कि हम किस टाइम पे ऑनलाइन आया करेंगे। तो अगर वो हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं या हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस, और वो हमसे डायरेक्ट इस प्रोग्राम में शमूलियत भी इख्तियार कर सकेंगे। अगर वो हमें रीच आउट करें, वो किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच बनीन फॉर ज्वाइनिंग अस, और तमाम देखने वालों से को अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।